अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं हूँ आयशा इम्तियाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ताइवान इशू के ऊपर, लेकिन किसी भी इशू को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ताइवान इशू को समझना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि माजी में वो कौन से इवेंट्स हुए कि जिसकी वजह से ताइवान आज इस कदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी है। नाज़रीन, ताइवान, चाइना और इसके जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं, ये सारे एरियाज़ किंग डायनेस्टी का हिस्सा थे जो तकरीबन 3 सदियों तक मुहित रही। 1636 से लेके 1912 तक की किंग डायनेस्टी जो है अपने अरूज पर कायम रही, लेकिन इसके आखिरी चंद सालों में एक जवाल का वक्त शुरू हुआ और उस वक्त में दूसरी जितनी भी इंपीरियल स्टेट्स थी और जो ताकतवर स्टेट्स थी उन्होंने इस डायनेस्टी को अटैक करना शुरू किया, जिसकी वजह से इसके डिफरेंट पार्ट्स लूज़ होते गए। 1894 में हमने देखा कि ताइवान को जापान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह ताइवान अलग हो गया किंग डायनेस्टी से और बाद बाकी सारे हिस्से भी टूट कर बिखरते गए। इसी सूरत हाल में नाज़रीन, इसको हम सिनो जापान वॉर भी कहते हैं, जो ये पहली वॉर हुई थी इनके दरमियान। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 का एरा इस दरमियानी चलता रहा, फिर वो लीग ऑफ नेशन बनी, वो सारी सिचुएशन साथ साथ चलती रही। लेकिन इसी टाइम लाइन के दरमियान 1927 में चाइना के अपने अंदर सिविल वॉर शुरू होगी, जो कि कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टीज़ के दरमियान थी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ को माओ ज़ेडुंग लीड कर रहे थे और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसको चियांग शाई जो है वो लीड कर रहे थे। उनके दरमियान ये वॉर चलती रही और जब चाइना बिल्कुल डिस्टेबलाइज था क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली सिविल वॉर थी, तो जापान ने एक बहुत अच्छा इसको एक मौका समझा और दोबारा से 1932 में एक दफ़ा फिर चाइना के ऊपर अटैक कर दिया और चाइना का एक एरिया मंचूरिया जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, इस इवेंट को जंग अजीम दोम यानी वर्ल्ड वॉर 2 का एक बाकायदा आगाज़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियली वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो उसकी इवेंट्स हैं वो तकरीबन 1932 में जापान के मंचूरिया के इस अटैक से ही कहा जाता है कि स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1945 में ये जंग ख़त्म हो जाती है और इसमें जो है बरतानिया, अमेरिका, इन सब की जीत होती है USSR की, और चाइना इनके साथ एक एलाई होते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब जो चाइना यहाँ पे मौजूद था, क्योंकि वहाँ पे एक सिविल वॉर तो ऑलरेडी चल रही थी। सिविल वॉर 1949 में ख़त्म होती है और जो माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में अपनी हुकूमत को कायम कर लेते हैं और वो चाइना पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं। इस सारे सिचुएशन में वेस्ट जो होता है वो माओ ज़ेडुंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि उनका जो एजेंडा था और जो उनका मैनिफेस्टो था वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। और ये वो टाइम पीरियड है 1945 के बाद जब एक कोल्ड वॉर का सिनेरियो शुरू हो चुका था। तो वेस्टर्न ब्लॉक, खासकर US, वो इस अमल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे चाइना के, और माओ ज़ेडुंग के चाइना को अब वहाँ पे दो चाइना बन गई, क्योंकि जब सिविल वॉर हारने के बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी थी चियांग शाई की क़यादत में, वो मूव करके चले गए इस आइलैंड के अंदर जिसको आज ताइवान कहते हैं। अब दो चाइना बन गए, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि माओ ज़ेडुंग का चाइना था और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान चाइना था। दो चाइना बन गए और जो वेस्ट था और इवन जो P5 यानी परमानेंट 5 की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का ताइवान है उसके पास थी, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अमेरिका और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी माओ ज़ेडुंग का जो चाइना था उनके आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। इस सारे सिचुएशन में जब कोल्ड वॉर का एरा आगे चलता रहा और इंटेंस होता गया, USSR और जो US का आपस के ताल्लुकात थे वो शदीद तरीन इंटेंसिटी में जाते रहे और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए, तो US ने ये महसूस किया कि एक साथ दो बड़ी कुव्वतों से लड़ना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने चाइना की तरफ अपना ज़रा दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो सोवियत यूनियन है यानी USSR है वो उनके ज़्यादा मुखालिफ हैं। इसी असना में पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया था। तकरीबन 1970s में चाइना और अमेरिका के दरमियान जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी का काम है वो पाकिस्तान ने किया था, और चाइना और US के दरमियान टेबल टेनिस की जो टीम्स हैं उनका एक्सचेंज हुआ था, जिसको हम पिंग पोंग डिप्लोमेसी का नाम भी देते हैं। ये वो वाहिद और पहला मौका था जिसमें चाइना और US के आपस के ताल्लुकात में वो जो आइस बनी थी वो आइस मेल्टिंग का रोल प्ले किया इस इवेंट ने, और इसके बाद चाइना और US के आपस के ताल्लुकात कायम होना शुरू हुए। इसी तरह तकरीबन 10 साल का अरसा लगा, लेकिन 1979 तक
फुली डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो गए चाइना और यूएस के दरमियान। और जो चाइना की सबसे बड़ी पॉलिसी थी, क्योंकि जो माओ ज़ेडुंग का चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उनकी एक ही डिमांड थी कि वन चाइना पॉलिसी, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दो अलग अलग मुल्क नहीं हैं, बल्कि ये एक ही मुल्क है और ये वन चाइना है। तो इस वन चाइना पॉलिसी का एक बहुत बड़ी फतह थी ये, क्योंकि यूएस जैसी एक ताकत ने वन चाइना पॉलिसी को एडमिट कर लिया और उन्होंने मान लिया कि चाइना एक ही है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ताइवान है उसकी इंडिपेंडेंट स्टेट को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ रिलेशंस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ रिलेशंस बिल्ड कर लिए। और इससे ज़्यादा अभी बढ़कर जो परमानेंट 5 यानी P5 की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी वो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिल गई। ये वो सारी कंडीशन थी कि अब ताइवान जो है वो एक अलग अपना ऑटोनमस जो हैसियत थी वो बरकरार रखे हुए था, और चाइना और यूएस के ताल्लुकात आपस में इस्टेब्लिश हो गए। और फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुई, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट जो फेजेस थे उनके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। फिर कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो चाइना एक उभरती हुई ताकत बना। और वो उभरती हुई ताकत इस तरह बना कि यूएस को उससे ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया, ख़ासकर जिस तरह चाइना ने इकनॉमिकली डिफरेंट ममालिक को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया और उनको इंगेज किया। तो यूएस को चाइना एक राइवल स्टेट नज़र आई जो इकनॉमिकली उसको काफ़ी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। ताइवान के ऊपर दोबारा से ये इशू स्टार्ट हुआ। चाइना जो है वो हमेशा ताइवान को अपने साथ इंटीग्रेट करना चाहता था, लेकिन अगर हम ताइवान की बात करें तो नाज़रीन, ताइवान चाइना से तकरीबन 161 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है और ये साउथ चाइना सी के अंदर वाक़ है। अब साउथ चाइना सी एक ऐसा एरिया है जिस पे चाइना जो यूएन के लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है उनको भी नहीं मानता, वो 9 डैश लाइन की पॉलिसीज़ को मानता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे इस पानी के ऊपर बहुत पहले से जो है हमारे इख्तियारात थे, तो हम अभी के इन चीज़ों को नहीं मानते। वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहे हैं, स्पार्टली और पैरासिल्स जैसे आइलैंड्स के ऊपर ज़्यादातर इनकी लड़ाई है। ये केस ICJ में भी गया, चाइना ये केस हारा भी, लेकिन उसका वर्डिक्ट चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस साउथ चाइना सी का ये सारा इशू है। साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूएस अपना कंट्रोल साउथ चाइना सी के ऊपर रखना चाहते हैं और वो वक्तन फ़वक्तन ताइवान के साथ रिलेशंस की बात भी करता रहते हैं। चाइना को ये बात किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वंस अगेन चाइना इसको अपनी इंटरनल मैटर्स में जो है वो इंटरफेरेंस कहता है, और उसका ये मानना है कि जो चाइना है वो वन चाइना पॉलिसी को यूएस ने एक्सेप्ट किया था, तो उसको भी उसी पॉलिसी को परसू करना चाहिए, ना कि हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम ताइवान की बात करें तो वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है नाजरीन, वो इंडिपेंडेंटली अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहती है। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी राय रखते हैं कि अभी जैसे हम एक ऑटोनमस स्टेट हैं, हमें उसी तरह रहना चाहिए। बहुत कम तादाद में लोग चाहते हैं कि यूनिफिकेशन हो जाए चाइना के साथ, और कुछ वो भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये 3 तरह की वहाँ पे सूरत हाल है। इस वक्त जो ताइवान के लीडर हैं साई इंग वेन, नाज़रीन जो इस वक्त ताइवान की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहला इलेक्शन 2016 में लड़ा और उनकी जो फुल कैंपेन थी वो इस बात के ऊपर बेस करती थी कि वो ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, वो ऑटोनॉमी की बात करती थी, वो एक इंडिपेंडेंट ताइवान की बात करती थी। और उनकी फतह इस बात की अक्कासी करती है और इस बात को रिफ़्लेक्ट करती है कि ताइवान के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर जब एक मंशूर को लेके चलता है और लोग उसको इलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसका वो नैरेटिव लोगों में वाइडली पॉपुलर है और वो उस नैरेटिव को कबूल करते हैं। 2016 के बाद दोबारा से उन्होंने 2020 में इलेक्शन लड़ा और 2020 में भी वो एक रिमार्केबल विक्ट्री के साथ दोबारा हुकूमत में आई और वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन गई। तो ये इस सूरत हाल से हमें ये पता चलता है कि ताइवान के अवाम का झुकाव किस तरफ है। नाज़रीन, ताइवान और चाइना में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है और ताइवान फुली जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। उसका जितना भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, उसका जितना भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक है। चाइना में सिर्फ उनकी इकॉनमी लिबरलाइज्ड है, उसके अलावा जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। लेकिन जो ताइवान है उसके सारे अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी अपनी फ़ौज है। दुनिया में हम जितने भी चिप्स देखते हैं वो हमें ताइवान से नज़र आती हैं। उनका अपना GDP
उनका बिल्कुल अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन और कम्प्लीटली अलग मैकेनिज्म है। लेकिन अब ये सिचुएशन इस कदर बढ़ती जा रही है कि रिसेंटली अमेरिकन कांग्रेस की जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, उन्होंने विज़िट किया है ताइवान का। तब से हमें इस मामले में एस्केलेशन नज़र आई, क्योंकि चाइना का ये स्टैंस था कि नैंसी पेलोसी को या किसी भी ऑफिशियल को ताइवान को विज़िट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, उनका जो भी डिटर्मिनेशन था। लेकिन हमने इस विज़िट को होते हुए देखा और उसके बाद से कंटिन्यूसली चाइना ड्रिल्स कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर कर रहा है और ड्रिल्स का सिलसिला अभी तक जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कैसी कंडीशन है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लीड कर सकती है। यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो तब भी बहुत सारे लोगों ने ये बात की थी कि वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वॉर में इतने एक्सट्रीम लेवल पे स्टेट्स आती हैं तो उनकी इकॉनमी, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो वॉर को तकरीबन सभी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और चाइना इट्सेल्फ, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंगेजमेंट दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसी किसी भी कंडीशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाइना का ताइवान के ऊपर जो क्लेम है, टेरिटोरियल क्लेम, वो उसके सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। और जब एक मुल्क किसी एक पार्ट को लूज़ करता है तो वो सिर्फ एक पार्ट को लूज़ नहीं करता, बल्कि वो अपनी सोवरेनिटी को लूज़ कर जाता है, जो अल्टीमेटली उसके लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बनता है। क्योंकि सिर्फ एक ताइवान नहीं है, चाइना में और बहुत सारे रीजन हैं जहाँ से ये आवाज़ें उठती हैं कि उन्हें चाइना से अलग होना है। जिंगकियांग के एरिया में भी हमने देखा इस तरह की आवाज़ें आती हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इस तरह चाइना में बहुत सारे एक्टिव हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसमें चाइना अगर ज़रा सा भी किसी को स्पेस देता है तो ये अल्टीमेटली उसकी सोवरेनिटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब मज़ीद इवेंट्स हम देखते हैं कि किस तरफ जाएंगे। क्या यूएस जो है वो लीनियंसी दिखाएगा या क्या चाइना इन ड्रिल्स को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, 2049 में चाइना के इंडिपेंडेंस को तकरीबन 100 साल पूरे हो जाएंगे, और चाइना का ये हदफ है, स्पेशली शी जिनपिंग की क़यादत के बाद ये इस पर तेज़ी से काम जारी है कि ताइवान को कम्प्लीटली हिस्सा बनाया जा सके चाइना का। ये वो कोशिश है जो आज से पहले बहुत सारे पोलिटिकल लीडर्स चाइना में कर चुके हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहे। लेकिन 2049 तक, यानी 100 साल इंडिपेंडेंस के कम्प्लीट होने तक, वो ताइवान की कम्प्लीट रीयूनिफिकेशन चाहते हैं। ये मामला किस तरफ जाता है, इंटरनेशनल इवेंट्स किस तरफ जाते हैं, ये हमें अभी इसका मज़ीद इंतज़ार करना है। लेकिन ये क्लैश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दो सुपर पावर्स, एक तरह से एक इमर्जिंग सुपर पावर, एक ऑलरेडी एक सस्टेनिंग सुपर पावर, इस सारे मामले में आमने सामने। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।